हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 5 से हम इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम की तरह काम करता है, इसको समझेंगे और उसके बाद इस सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझेंगे। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता है और वो है हमारा कि एक बिजनेस सिस्टम को कैसे कोई बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है वो प्रभावित कर सकता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आगे अभी धीरे धीरे समझेंगे। कुल मिला के आज हम ये कवर करने वाले हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो बिल्कुल पूरा सिस्टम होता है, यानी कि एक जो बिजनेस होता है वो एक सिस्टम की तरह होता है। सिस्टम तो आप समझते हो ना कि यहाँ से इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा, फिर कुछ आउटपुट मिलेगा, तो ये एक सिस्टम हो गया एक, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक सिस्टम की तरह होता है। अब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा सिस्टम। तो कैसे? तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, है ना। जैसे इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्शन सिस्टम। आपने ये कुछ सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में काफ़ी सुना होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें। कोविड में इम्यून सिस्टम के बारे में हमने बहुत सुना, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सिस्टम तो आप समझते ही हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हो गया और ऐसे बहुत सारे सिस्टम हो। नर्वस सिस्टम हो गया, जिस नर्व्स को देख करके है ना डॉक्टर पता करता है बहुत कुछ, तो नर्वस सिस्टम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिस्टम है, ओके। और ये सारे के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, जिस वजह से ये पूरी ह्यूमन बॉडी एक्टिव रहती है और काम करती है प्रॉपर्ली, सही तरीके से, ओके। ऐसा ही होता है जी। और इसके अलावा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, इसके अंदर भी फिर सब सिस्टम होता है। जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा, इसके अंदर भी सब सिस्टम होता है। तो एक तो जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर इतने सारे सिस्टम है और इन सिस्टम के अंदर सब सिस्टम होते हैं, ओके। और फिर उन सब सिस्टम के अंदर भी सब सिस्टम होते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है। और ये जब प्रॉपरली सिस्टम सारा काम करता है तब हम ह्यूमन बॉडी एकदम अच्छे से काम करती है। अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने पर ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। अगर इनमें से कोई एक भी सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो फिर एक दूसरे के सिस्टम को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे के ऐसे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ह्यूमन बॉडी की तरह को ऑर्गेनाइजेशन ले लो आप, यानी कि एक बिजनेस ले लो, एक, है ना, एंटरप्राइजेस ले लो, ठीक है। तो वो एक एंटरप्राइजेस, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज किए हुए होते हैं। फिर हम उन रिसोर्सेज को इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलता है, फिर फीडबैक भी एक चीज़ होती है, ठीक है, ओके। तो ये जो ह्यूमन बॉडी को अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइजेस, एक बिजनेस समझेंगे तो इसके भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं और उन सिस्टम्स के अंदर सब सिस्टम और सब सिस्टम के अंदर भी सब सिस्टम होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, है ना, जो लोगों को जॉब वगैरह कितनी ज़रूरत है, किस तरीके के लोग चाहिए ये। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो HR बोलते हैं जिसको, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, एक डिपार्टमेंट होता है ना, HR डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी फिर सब सिस्टम होते हैं, जिसके अंदर है भैया आपको कौन किस लेवल के पर्सन्स चाहिए, आपको स्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, हाई स्किल्ड चाहिए, उनके अंदर भी फिर सब सिस्टम हो गया भाई। अगर स्किल्ड है तो उसमें किस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, है ना, और किस तरीके से फिर उनका प्रमोशन होगा, उनका टेन्योर क्या होगा, उनकी सैलरी क्या होगी, वो सब आ जाता है। सिस्टम के अंदर सब सिस्टम के अंदर सब सिस्टम। और ये एक डिपार्टमेंट का बताया। ऐसे कैसे ये HR डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट हो गया, है ना, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट हो गया। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सबका एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है और सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, यानी कि सहयोग भी करते हैं और फिर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एक बिजनेस बनता है। और वो बिजनेस जो है एक बहुत बड़े सिस्टम के अंदर होता है। जैसे एक छोटा सा व्यापार है, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर एक होता है, तो इंडस्ट्री उससे भी बड़ा सिस्टम हो गया। और नेशनल लेवल पर अगर बात करें उसी तरीके की बिजनेस की, तो वो एक नेशनल लेवल और एक और बड़ा सिस्टम हो गया। समझ में आया? तो बड़े सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सिस्टम, छोटे सिस्टम के अंदर फिर छोटे छोटे सिस्टम्स होते हैं और ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम इनपुट करते हैं तो मटेरियल, मनी, ह्यूमन एफर्ट्स, इंफॉर्मेशन,
ठीक है, ये हमने इनपुट किया और इनपुट करने के बाद में जब वो प्रोसेस होगा तो उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, गोल्स एंड वैल्यू सब सिस्टम। आपका गोल क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वैल्यू सिस्टम क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, टेक्निकल सब सिस्टम यानी कि टेक्नोलॉजी से किस तरीके से आप हेल्प ले रहे हैं, फिर स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, फिर साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है और फिर आउटपुट मिलता है। आउटपुट में प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन हो सकता है। आउटपुट में ओनली प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, उस प्रोडक्ट की वजह से कोई इंसान सेटिस्फाइड भी होगा, उसको अच्छा लगेगा, संतुष्ट, उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता को, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है ना, तो वो भी हो गया, एक सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, ये भी एक तरह का आउटपुट आया। और डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपांसन होगा, वो भी एक तरीके का आउटपुट ही हो गया, यानी कि ग्रोथ हो गई, सर्वाइवल होगा, सोशल बेनिफिट भी मिलेंगे और इससे फिर फीडबैक मिलते हैं और उन फीडबैक के हिसाब से फिर वापस इनपुट के अंदर चेंजेस किए जाते हैं। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है तो मटेरियल को देखा जाएगा, भाई मटेरियल सही तरीके का है कि नहीं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगा है तो कॉस्ट कटिंग की जाएगी, ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ये हो गए आपके रिसोर्सेज, इनको बोलते हैं रिसोर्सेज। उन रिसोर्सेज को इस सिस्टम के अंदर डाला जाता है और फिर एक आउटपुट निकलता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो रिसोर्सेज को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है और वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट किसी न किसी ह्यूमंस को, लोगों को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और इसमें जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो खुद एक सिस्टम है, बिजनेस खुद एक सिस्टम है, फिर उसके अंदर जो मैंने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए वो सिस्टम है, उन डिपार्टमेंट के अंदर सब सिस्टम होते हैं, फिर उन सब सिस्टम के अंदर भी सब सिस्टम होते हैं और ये सारा का सारा सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है, कनेक्टेड होता है, एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। इन एक सिस्टम में मिस्टेक होने पर दूसरे पर प्रभाव पड़ा, दूसरा अच्छा करने पर उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब कुछ एक बड़ा सा सिस्टम है, इसलिए बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ओके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सिस्टम मैंने बहुत बार बोल दिया है। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, एक बिजनेस सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, भाई गोल होना चाहिए, जो भी आपका बिजनेस है उसका क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए ना, बिना गोल का नहीं होना चाहिए। आपका जो सिस्टम है उसका गोल होना चाहिए। क्या गोल है, प्रॉफिट कमाना हो सकता है। सेकंड, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाइड करें, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जो कम कॉस्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करा सके, है ना, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे इकोनॉमी में कुछ हम बेनिफिट दे सके, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड ये सिस्टम होता है। सेकंड है क्रिएटिविटी। बिल्कुल, ये सिस्टम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम होता है इसमें क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि हम जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, जो रिसोर्सेज जिसमें मैंने आपको 5M बताया था, है ना, मटेरियल, मनी, है ना, मेथड, मशीन, मैन, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। इन रिसोर्सेज की हेल्प से हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो लोगों के लिए यूजफुल होता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। तो हम ये क्रिएटिविटी कर रहे हैं। तो जो भी, जैसे टेक्नोलॉजी है, क्या क्रिएटिविटी, रिसोर्सेज का यूज किया, क्रिएटिविटी करी, और ये टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, ओके, जिसमें आपका गूगल आ गया, या ऑनलाइन पेमेंट सर्विस आ गई, इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, मोबाइल फोन्स आ गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब आ गया। तो ये क्रिएटिविटी है, किसी ने रिसोर्सेज को यूज करके, इस क्रिएटिव करके ऐसा कुछ आपको प्रोडक्ट दिया है जो आपके लिए यूजफुल है, ओके, आप उसका यूज करते हैं, ओके। सो क्रिएटिविटी, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है, क्रिएटिव होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एक बड़ा सा सिस्टम, उसके अंदर छोटा सिस्टम, फिर उसके बहुत सारे सिस्टम्स, फिर उनके अंदर अंदर सबके सब सिस्टम्स, और सब कनेक्टेड भी होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है, सिस्टम को समझना बहुत, है ना जी। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस, है ना, एक दूसरे के ऊपर सारे के सारे होलनेस होती है ना। होलनेस का मतलब हो गया पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट बहुत बेकार क्वालिटी का बनाया है तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बंद हो जाएगा। अगर इसी की तरह अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और कम कॉस्ट में आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आप एक्सपांसन करेंगे बिजनेस का, जिससे लोगों को और रोजगार मिलेगा, लोगों को और अच्छी चीज प्रोवाइड करा पाएंगे, आप फीडबैक के हिसाब से चेंजेस कर पाएंगे। तो एक दूसरे के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, ओके। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ है डाइवर्सिटी इन डिजाइन एंड ऑपरेशन।
हर सिस्टम के अंदर जो उसका डिज़ाइन है और जो ऑपरेशन है वो अलग होता है। चाहे आप सब सिस्टम्स की बात कर ले या एक ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करेंगे तो डाइवर्सिटी तो मिलेगी आपको, है ना। हर बिजनेस का डिज़ाइन अलग होता है, हर प्रोडक्ट का डिज़ाइन अलग होता है, हर प्रोडक्ट का ऑपरेशन अलग होता है, हर बिजनेस का ऑपरेशन अलग होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डिज़ाइन और ऑपरेशन अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन और डिज़ाइन अलग होगा, समझ में आया आपको। HR डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन और अलग होगा, एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन डिपार्टमेंट का अलग होगा, है ना। कस्टमर केयर डिपार्टमेंट का डिज़ाइन और प्रमोशन अलग होगा, फैक्ट्री अलग होगी, ऑफिस का डिज़ाइन अलग होगा, है ना। तो ये डाइवर्सिटी भी होती है। डायनेमिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है ना। हम एक ऐसे टाइम में अभी जी रहे हैं, जिंदा है, जिसमें जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या सोशल एनवायरनमेंट है या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। चीज़ें बहुत जल्दी बदलती है, चीज़ें बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है ना। आज से 2 साल पहले जो एक 4 व्हीलर का डिज़ाइन आया था और आज जो 4 व्हीलर का डिज़ाइन आ रहा है और उसमें जो फीचर्स दे रहे हैं बहुत अलग है ना। तो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी भी आप देख रहे हो ना, कितना जल्दी नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई इनोवेशंस हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, है ना। तो एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है, चेंज हो रहा है। तो आपका अगर जो सिस्टम है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि आपका सिस्टम भी डायनामिक होना चाहिए। सिस्टम डायनामिक होने का मतलब ये हो गया, अगर कोई चेंज हो रहे हैं तो उस चेंजेस की वजह से अगर आपके बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है तो आप अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस कीजिए, है ना। अभी भी कीपैड फोन थोड़ी बनाएंगे। या सिंपल एग्जांपल दूं तो 4G का, 4G आ गया है, अभी भी कोई 2G की सिम चलाएगा नहीं। तो जो 2G वाली कंपनीज थी उनको भी 4G पे आना पड़ेगा, और जो 4G वाली 5G पे आ रही है तो फिर दूसरी कंपनी को भी 5G पे आना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे वो बिजनेसेस। कहने का मतलब ये हो गया, अपने बिजनेस में डायनेमिक होना चाहिए। यानी कि अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, लोगों की पसंद में चेंजेस हो रहे हैं, फैशन में चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस में भी चेंजेस करके उनके साथ साथ चलिए। ओके, तो ये आपका सिस्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। कोई भी बिजनेस होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन और वो सिस्टम पूरी तरीके से एक बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर अपन पूरे नेशनल वाइज देखें तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे देश के इकोनॉमिक सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है ना। तो अब पूरा जो कंट्री है उसमें 2 तरह की चीजें आती है, एक सोशियो इकोनॉमिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक। सोशल में लोगों के ट्रेडिशन आ गए, लोगों की फैशन का आ गया, लोगों का जेंडर क्या है ज़्यादा, लोगों का एज क्या है, वो फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। ओके, पॉपुलेशन कितनी है, ओके, लोगों का रहन सहन कितना है, पहनावा कैसा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों का परचेजिंग पावर कैसा है। ओके, तो एक सोशल और इकोनॉमिक में ये परचेजिंग पावर वगैरह आ गए, है ना। उस कंट्री कैसी है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, या पुअर कंट्रीज के अंदर आती है। तो ये सब भी इस सिस्टम का ही हिस्सा होता है, और ये सिस्टम को, इस सिस्टम को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को इसके हिसाब से स्ट्रक्चर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल मैकेनिज्म पूरा का पूरा मैनेजमेंट के हाथ में होता है। जो इस सिस्टम का मैनेजमेंट होता है वही इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे एक सिस्टम को, इस पूरी मशीन को क्या करता है, मैनेज करता है। ओके, तो मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतना ही ये सिस्टम अच्छा होगा। तो ये तो कुछ बिजनेस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। आगे हम समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट बिजनेस सिस्टम। जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो किसी भी बिजनेस के सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। जैसे अगर हम किसी रूम में बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं या बाहर भी हैं, और हमारा बाहर को जो एनवायरनमेंट है यानी कि हमारा जो नेचर है, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या। अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ने लग जाएगी तो हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, गर्मी बहुत हो गई हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, बारिश बहुत हो गई हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, है ना, बर्फबारी, बमबारी तो नहीं, वो तो नेचुरल नहीं है, वो तो ह्यूमन डिजास्टर है। बर्फबारी हो गई, बर्फ जो जोरदार गिरने लग गई, है ना, स्नोफॉल हो गया, तो क्या हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंज होगा तो हम पे प्रभाव पड़ेगा। वैसे कि वैसे अगर बिजनेस का जो सिस्टम है, उसके बिजनेस के सिस्टम का जो बाहर का एनवायरनमेंट है, अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तो उस बिजनेस पे भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा भी पड़ सकता है, बुरा भी पड़ सकता है, दोनों हो सकता है। ओके, ठीक है। तो किसी बिजनेस सिस्टम पर बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, जो बिजनेस के आसपास हैं, जो बिजनेस
को प्रभावित करता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव वे में, वो उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया। अब ये सारा का सारा एक बिजनेस सिस्टम का, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट होता है, जिसका प्रभाव उस बिजनेस पे पड़ता है, चाहे चाहो ना चाहो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ता है। तो अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो किसी एक कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो हर बिजनेस को प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर इस हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम है और आरबीआई जो है कल अगर अनाउंस कर दे कि भैया अब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है ना, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगी 2% से, तो पता है क्या होगा, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस सिस्टम पर। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है और मान लेते हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो लोग अधिकतर ईएमआई पे खरीदते हैं, लोन लेके खरीदते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन पे चीजें लेना, ईएमआई पे चीजें लेना बंद कर देंगे, तो हमारे प्रोडक्ट बिकने ही बंद हो जाएंगे। अगर ये हो गया नेगेटिव इफेक्ट। अगर ऐसा हो कि आरबीआई जो है वो रेट कम कर दे इंटरेस्ट, तो क्या होगा, लोग ज्यादा ईएमआई पे लोन लेना पसंद करेंगे, इंटरेस्ट कम लग रहा है तो हमारा प्रोडक्ट बिकता ही ईएमआई पे है, लोन पे ज्यादा बिकता है तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। आए समझ में? तो ये है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं उनमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो बिजनेस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर हमारा उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे मैंने आपको 5G 4G का एग्जांपल दिया है ना। जैसे 4G रिलायंस ने, जियो ने लॉन्च किया था, अगर उस समय बहुत सारी कंपनीज दूसरी भी थी, जैसे BSNL थी, जैसे उसके अलावा डोकोमो थी, आइडिया थी, वोडाफोन थी, एयरटेल पहले भी थी, अभी भी है और संघर्ष कर रही है। तो ये जितनी भी दूसरी कंपनियां थी, अब ऐसा तो है नहीं रातों रात ही 4G लॉन्च हो गया था, पहले से ही प्लानिंग चल रही होगी। ठीक है, अगर ये थोड़ा ध्यान देती और अपने आप को भी अपग्रेड करती, अब गवर्नमेंट के पास, BSNL गवर्नमेंट कंपनी, उसके पास पैसों की कमी होती है क्या, अपने आप को अगर अपग्रेड कर देती और पहले से ही अगर ये सिस्टम कर लेती है ना, सिस्टम अपने आप में चेंजेस कर लेती टेक्नोलॉजिकल, तो आज जियो को BSNL भी टक्कर दे रही होती, आज जियो को वोडाफोन, आइडिया, डोकोमो जितनी भी कंपनियां थी वो टक्कर दे रही होती है, उनसे आगे भी हो सकती थी कि उनके पास तो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे। आया समझ में? एयरटेल थोड़ा लेट जागा, लेकिन जागा तो उसके बाद से थोड़ा सा अभी भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक कॉम्पिटिटर है जियो के सामने जिसका नाम है एयरटेल, और वोडाफोन VI नाम से भी ऐड आने लग गए। तो बाकी सब कंपनियां कहां गई? बाकी इसलिए गिर गई क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया टाइम टू टाइम। ओके, सो अगर टेक्नोलॉजी के अंदर, ये तो एक एग्जांपल दिया है, टेक्नोलॉजी के अंदर अगर चेंजेस होते हैं और होंगे और होते हैं, होते थे और होंगे, टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड करती रहेगी। 2000, 1990, 2000, 2010 और 2020 में जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आपने यूज किए हैं, है ना, 2010 में तो किए ही होंगे, 2020 का तो मुझे भी 2000 का मेरे को भी याद है, उससे पहले का तो मुझे भी याद नहीं, इतना भी पुराना नहीं हूं मैं, लेकिन 2010 का मुझे याद है, 2005 का याद है, 2000 का याद है, 15 का, 20 का याद है ना। तो देख रहे हो कितना तेजी से चीजें बदली हैं। ओके, एक टाइम था जब फेसबुक चलता था कीपैड मोबाइल के अंदर, और आज के टाइम में शॉर्ट्स चलते हैं, लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो आपको अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर नहीं लाओगे तो आप बाहर हो जाओगे मार्केट के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है ट्रेडिशन हो गया, लोगों के कस्टम्स हो गए, ट्रेडिशन मतलब रीति रिवाज, है ना, लोगों के रहन सहन का तरीका, और इसके अलावा अगर लोगों का फैशन चेंज हो रहा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है, लोगों का मेंटलिटी चेंज हो रही है ना, किसी प्रकार से, जैसे इंडिया जो है वो वेस्ट से, है ना, यूरोप वगैरह जो कंट्रीज है ना, उनसे बहुत प्रभावित होता है और उनकी तरह रहने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो यंगस्टर लोग हैं। तो फिर क्या, यहाँ पर अब देखो उस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो वैसे प्रोडक्ट्स चलने के चांसेस ज़्यादा हैं जो वो लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो ये सोशल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, वरना फिर आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तभी बिजनेस चलता है, तभी वो कंट्री ग्रो करती है। जैसे इंडिया ना, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट आती है तो वो फिर 5 साल अपने पूरे करके जाती है। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूँ, कुछ अपवाद छोड़ दो, एक्सेप्शन छोड़ दो, तो स्टेट लेवल पे भी लगभग सभी गवर्नमेंट जो है अपने 5 साल पूरे करके जाती है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, वो रिसेंट में जो हुए हैं उनको छोड़ करके। तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और इसके अलावा कोई गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो लोग वापस वोट देते हैं और वो 10 साल भी चलती है। तो एक जो आइडियोलॉजी लेके एक पॉलिटिकल पार्टी
सरकार बनाती है तो उस आइडियोलॉजी को वहाँ पर एस्टैब्लिश करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको एक टाइम देते हैं पब्लिक, 5-10 साल 15 साल देती है, जिस वजह से वो आइडियोलॉजी वहाँ पर स्टैब्लिश हो पाती है। ठीक है, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहाँ पर पॉलिटिकली कोई भी पार्टी जो है वो स्टेबिलिटी ले ही नहीं पाती है, 2-3 साल चलती है, उसके बाद बाहर वापस फिर इलेक्शन होते हैं, वो है ना, गवर्नर रूल लग जाता है और आर्मी थोड़ा देर कंट्रोल करती है और फिर ऐसा ही होता है। तो उनकी इकोनॉमिक हालत देख लो आप, बहुत ख़राब है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर पॉलिटिकली स्टेबल रहते हैं ना तो फिर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लफड़े जो किसी भी बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया एक्ट्स, कानून। बिजनेस के ऊपर भी बहुत सारे एक्ट लगते हैं, कानून लगते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है ना, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है ना, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, है ना, इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो किसी भी कंट्री के बिजनेसेस के ऊपर लगते हैं। उन बिजनेसेस को जो है मैनेज करने में, उनको कंट्रोल करने में, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बताने में हेल्प करते हैं। तो लीगल एनवायरनमेंट का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम कैसे होगी। अगर मान लेते हैं अगर ये पेटेंट जो करवाते हैं, कॉपीराइट करवाते हैं, इसका अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हो ही नहीं, इसके ऊपर कोई एक्ट हो ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, लोग कॉपियाँ कर करके बेचेंगे ना, सेम टू सेम नाम यूज़ कर लेंगे। तो वो लीगल एनवायरनमेंट का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और आपका लीगल एनवायरनमेंट, ये सब अगर फेवरेबल होते हैं तो वहाँ पर उस कंट्री के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन वो तो ठीक है, साइड की बात हो गई। लेकिन ये सारे के सारे, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारे के सारे एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट किसी भी बिजनेस सिस्टम को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को प्रभावित करते हैं, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। तो एक बिजनेस को इनके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। तो ये है प्रैक्टिकली हमारा ये कॉन्सेप्ट और ये हमारा टॉपिक जो एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो हम आपके लिए इसी तरीके से और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लाएंगे और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।